गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत जैव व विविधता अर्थात सीबीडी की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। इसके साथ साथ हम लोग यहां पर रिकवरी प्रोग्राम के विषय में भी डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज, साथ में आपको समय समय पर कुछ क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज मुख्य तौर पर हम लोग सीबीडी की चर्चा करेंगे। वैसे जैव व विविधता की चर्चा करने के क्रम में हम लोगों ने सबसे पहले IUCN के बारे में डिस्कशन किया था, फिर रामसर आर्द्र भूमि के बारे में डिस्कशन किया था, फिर साइट है, ट्रैफिक है, हॉट स्पॉट है। इन सब विषय वस्तुओं की चर्चा करने के साथ साथ हम लोगों ने संरक्षण की कुछ विधियों के बारे में डिस्कशन किया और वहाँ पर संरक्षण की विधियों के अंतर्गत हम लोगों ने यह भी समझने का प्रयास किया कि इन सीटू मैकेनिज्म क्या होता है, एक्स सीटू मैकेनिज्म क्या होता है। इन सीटू और एक्स सीटू साथ में हम लोग वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, इन सब विषय वस्तुओं की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और उसी कड़ी में आज जो हम चर्चा करने चल रहे हैं यह है CBD, अर्थात यहाँ पर हमको देखना है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी। इसकी चर्चा हम लोग कब से प्रारंभ किए हैं, इसका एक संक्षिप्त परिचय आपको पहले हम यहाँ पर दे देते हैं। हम लोग एक डिस्कशन कर रहे थे और वह डिस्कशन था IPCC, याद आ रहा होगा। IPCC की चर्चा थी 88 की और इसी की पहली रिपोर्ट आई थी AR1 और ये रिपोर्ट आई थी 1990 में। और इसी रिपोर्ट के आधार पर एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई गई थी, का नाम था INC। क्या नाम था? INC, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग। यह 91 में बनी थी और इसी के आधार पर अगर देखा जाए एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था रियो या पृथ्वी, या इसी को कहते हैं UNCET, और यह सम्मेलन हुआ था 1992 में। और यहाँ पर हम लोग यह डिस्कस कर रहे थे कि कई प्रकार के इनिशिएटिव यहाँ पर लिए गए थे और इसी इनिशिएटिव में हम लोगों ने UNCCD अर्थात मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए एक अलग विंग बनाया गया था। फिर इसी में हम लोगों ने जलवायु परिवर्तन के विषय में डिस्कशन किया था UNFCCC के विषय में। इसी में हमारा CBD भी था। लेकिन ये सब जिसके तहत काम करते हैं वहाँ पर हमारा विषय वस्तु था एजेंडा 21 और साथ में हम लोग देखे थे ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो इन सब विषय वस्तुओं की चर्चा करने के क्रम में हम लोगों ने एजेंडा 21 को पढ़ा था, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी को पढ़ा था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन को पढ़ा है, फिर जलवायु परिवर्तन को पढ़ा है। और CBD की चर्चा करने के क्रम में हम लोगों ने सबसे पहले जैव व विविधता का डिस्कशन किया और यही चर्चा करते करते हम लोगों ने कई विषय वस्तुओं की चर्चा कर चुके हैं और फाइनली आज जाकर के हम लोग अब CBD की चर्चा प्रारंभ करेंगे। यही CBD है जिसकी चर्चा आज हमको करनी है। तो यहाँ पर जो CBD है इसका तात्पर्य है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का पूरा नाम है। और अगर बात करें कि इसका इनिशिएटिव कब लिया गया था, तो जैसा आपको पहले से ही स्पष्ट है कि रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन या UNCED जो 1992 का था, इसी दौरान इसके स्थापना की अनुमति मिली थी। और वास्तविक में इसका गठन जो किया गया यह 29 दिसंबर 1993 को इसका गठन किया गया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। और इसी 29 दिसंबर को ध्यान में रख करके कुछ राष्ट्र हैं कि जो जैव व विविधता दिवस मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, पूरा यूनाइटेड नेशन नहीं बनाता है बल्कि कुछ राष्ट्र 29 दिसंबर को जैव व विविधता दिवस मनाते हैं, जबकि अधिकांश जो विश्व है वह 22 मई को जैव व विविधता दिवस मनाता है। 22 मई को क्यों मनाता है उसके पीछे कारण ये था
कि 22 मई 1992 को ही नैरोबी में जैव व विविधता पर अभिसमय के टेस्ट को स्वीकार किया गया था। इसलिए 22 मई को यूनाइटेड नेशन और बहुत से सदस्य राष्ट्र इस दिन को जैव विविधता दिवस में मनाते हैं, जबकि कुछ राष्ट्र 29 दिसंबर को मनाते हैं, क्योंकि 29 दिसंबर 1993 को इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था, जबकि अनुमति कब मिली है, 92 में। तो जैसा आप समझे, लेकिन आंसर जो ज़्यादा होता है सही वो होता है 22 मई। फिर यहाँ पर इसका कुछ उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के साथ यह CBD लाया गया था। उद्देश्य बहुत बेसिक था और यह उद्देश्य वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है और हमेशा प्रासंगिक बना ही रहेगा। उद्देश्य सबसे पहला यही था कि जैव व विविधता का हमको संरक्षण करना हो, क्योंकि जैव विविधता का यदि संरक्षण करते हैं तो उससे समस्त प्रजातियों का संरक्षण हो जाता है और इसका संरक्षण कह सकते हैं प्रासंगिक भी है, करना भी चाहिए, क्योंकि इसकी चर्चा हम लोग पहले से ही कर रहे हैं कि क्यों आवश्यक होता है। साथ में अगर डिस्कस किया जाए कि जैव व विविधता का सतत प्रयोग एवं संरक्षण सुनिश्चित किया जाए, यहाँ पर ध्यान रखना है, जैव व विविधता का सतत प्रयोग हमको सुनिश्चित करना है। इसका तात्पर्य ये है कि हमको इस प्रकार से इनका संरक्षण या इनका सतत प्रयोग करना है कि हम जिस दर से इनका उपभोग कर रहे हैं, हमारा जो पुनर्उत्पादन है उसकी दर उपभोग की दर से अधिक हो, तभी जाकर के वह सततता के दायरे में सम्मिलित होता है, जिससे भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। साथ में यहाँ पर कह रहा है कि जो संरक्षणकर्ता समूह है, क्या संरक्षणकर्ता समूह कभी भी उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि जैसा आप लोग समझते हैं कि हम लोग जब बायोस्फीयर रिजर्व की चर्चा कर रहे थे, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की, तो वहाँ पर एक विषय वस्तु आई थी कि जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होता है इसका एक कोर एरिया होता है। कोर एरिया में किसी भी प्रकार का मानव जनित गतिविधियाँ नहीं हो सकती हैं, अर्थात यहाँ पर जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनको भी रहने की अनुमति नहीं है। तो ऐसा यह व्यवहार में आ सकता है कि लोग संरक्षण के नाम पर जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनको उनके अधिकारों से वंचित कर सकते, अर्थात जो संरक्षणकर्ता समूह है, संरक्षणकर्ता समूह का तात्पर्य यहाँ पर है कि जो यहाँ की जनजातियाँ हैं, जो यहाँ की मूल निवासियाँ हैं, जो वनवासी लोग हैं, जंगलवासी लोग हैं, इनका संरक्षण होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि हम किसी भी क्षेत्र का संरक्षण करने के क्रम में इनको ही इनके अधिकारों से हटा दें, ऐसा नहीं होना। तो ये बात बहुत ध्यानपूर्वक यहाँ पर रखी गई है, इसीलिए कह रहे हैं कि संरक्षणकर्ता समूह को कभी भी उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा, अर्थात जल, जंगल, जमीन, इनके अधिकार क्या हैं? जल है, जंगल है और जमीन है। इन तीनों पर इनका अधिकार सदा से रहा है और रहेगा ही, इनको कभी इससे वंचित नहीं किया जाएगा। ये बात हमको स्पष्टतापूर्वक समझनी होगी। यहाँ पर संरक्षणकर्ता का तात्पर्य ये है कि ये लोग अर्थात जब से इनका पूरा व्यवहार जो है जंगल में ही रहता है, वनस्पतियों के ही इर्द गिर्द रहता है, इसलिए मान लेते हैं कि आपको किसी क्षेत्र को कोर एरिया अगर घोषित ही करनी है तो इनको यहाँ से इस बफर एरिया में क्या किया जाए, स्थापित किया जाए। इसीलिए आपको हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसका जो बफर एरिया होता है, बफर एरिया में प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर मानव जनित गतिविधियाँ अलाउ हैं, अर्थात यहाँ पे जो वनवासी लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, ये लोग यहाँ पर रहेंगे। अर्थात इनको अगर कोर एरिया से हटाया जाएगा तो इनको बफर एरिया में ला करके पुनर्स्थापित करने का कार्य किया जाएगा, तब जाकर के हम उनके अधिकारों को संरक्षित कर पाएंगे। ये बातें CBD में ही मेंशन कर दी गई हैं, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा था, चूँकि जो हमारा MBA वाला प्रोग्राम है, MAB मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, यह 1971 का है और इसी दौरान से ही कोर एरिया की संकल्पना आई और इसी दौरान से कहीं ना कहीं मूल निवासियों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाने लगा। ये सारी समस्याएं समाज में व्याप्त थीं और उस समस्या का समाधान करने के लिए 1992 में जब CBD की संकल्पना को लाया गया तो यह उद्देश्य तय कर दिया गया, कभी भी संरक्षणकर्ता समूह को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। साथ में एक बात और कही गई, यदि किसी प्रकार का आर्थिक लाभ होता है, अर्थात
जहां से उनको हटाया गया। मान लेते हैं कहीं पर वो रह रहे थे, वर्तमान में उस क्षेत्र को किसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत शामिल कर लिया गया और वह कोर एरिया घोषित हो गया। ऐसे में यह संरक्षणकर्ता समूह अपने अधिकार से वंचित हो रहा है, उनको वहां से हटाकर अन्यत्र किसी स्थान पर स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है, अर्थात बफर जोन में ले जाया जा रहा है। लेकिन जहां से उनको हटाया जा रहा है, जहां से उनको हटाने का कार्य किया जा रहा है, वहां से बहुत से प्रकार के आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित हो सकते हैं, क्योंकि हटाया जा रहा है तो किसी उद्देश्य से हटाया जा रहा है। हो सकता है वहां पर कोई आर्थिक गतिविधियां संपन्न की जा रही हो। तो यदि इस प्रकार से किसी भी तरह से आर्थिक लाभ का कार्य किया जा रहा है, तो उस आर्थिक लाभ में उनका जो है सहज एवं समान हिस्सेदारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उनको आप कागजी कार्यवाही में उलझा के रखें। जो भी उनका अधिकार है, वह अधिकार उनको सहजता पूर्वक समान रूप से मिलना चाहिए। यह भी बात यहाँ पर मेंशन की गई है, क्योंकि जो यहाँ के मूल निवासी हैं, ये उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। यदि इनको आप कागजी कार्यवाही में उलझाएंगे तो फिर इनके अधिकार इनको नहीं प्राप्त होंगे। इसलिए यह सहज शब्दों में लिख दिया गया है कि अगर किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ होता है तो उसका जो लाभ होगा उसमें इनकी समान और सहज हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। ये सब बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। इसी उद्देश्य के साथ यह सीबीडी प्रभाव में लाया गया था। कब किया गया है? इसका गठन 29 दिसंबर 1993 को किया गया था। और इसका जो सम्मेलन है यह प्रत्येक 2 वर्षों पर होता है। हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, बहुत प्रकार के सम्मेलनों की चर्चा हो चुकी है। लेकिन जो भी सम्मेलन होते हैं उनको एक ही नाम दिया जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। और इसकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, पहली वाली 94 में हुई है। ये बात हमको स्पष्ट होनी चाहिए कि 93 में गठन हुआ, 94 से सम्मेलन संपन्न होना शुरू हो गया। 94 में हुआ, 95 में हुआ, 96 में हुआ। ये जो 3 सम्मेलन हैं यह प्रतिवर्ष है, ये हमको स्पष्टता होनी चाहिए। यह सम्मेलन प्रतिवर्ष है। तत्पश्चात जो सम्मेलन का आयोजन हो रहा है ये सब 2 वर्षों के अंतराल पर हो रहे हैं। तो वर्तमान जो ट्रेंड चल रहा है सम्मेलन का, यह 2 वर्षों का है। इसलिए आपको यही आंसर देना है कि प्रति 2 वर्षों पर सीबीडी का सम्मेलन का आयोजन होता है। और इस प्रकार से जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 5 थी, यह 2000 में इसका सम्मेलन हुआ है। स्थान कहां पर था? तो स्थान है कार्टाजेना, कोलंबिया। ये हमको ध्यान में रखना है। यहां पर किस बात की चर्चा हुई है? तो ये ध्यान रखना है कि जो अनुवांशिकीय रूपांतरित जीवों से संबंध कार्टाजेना प्रोटोकॉल है। किससे संबंधित है? अनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबंध यह प्रोटोकॉल है। और यह प्रोटोकॉल करता क्या है? जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप, ध्यान रखिएगा, जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप जो संशोधित जीवित जीव हैं, इनके द्वारा जो उत्पन्न संभावित जोखिम है, इससे जैव विविधता की रक्षा करता है। देखिए, यहां पर जैव विविधता की सुरक्षा के नाम किया गया कि जो जीवित जीव हैं इनका क्या किया गया है? इनका संशोधन किया गया है बायोलॉजिकल प्रौद्योगिकी के माध्यम, अर्थात उनका जेनेटिक मॉडिफिकेशन की। अब जब जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जाता है कि सपोज दैट कोई स्पीसीज है और वह अपने प्राकृतिक आवास में सर्वाइव करने की योग्यता खो रहा है, और हम चाहते हैं कि वह प्राकृतिक आवास में अपने आप को सूटेबल कर सके, इसलिए उसके कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन को हम लोग परिमार्जित करने का प्रयास करते हैं, जिससे वह वहाँ पर क्या सके, अपना अस्तित्व को सर्वाइव कर सके। लेकिन भविष्य में इससे कुछ जोखिम भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि इससे उत्पन्न जो संभावित जोखिम है से जैव विविधता की रक्षा करता है यह कार्टाजेना प्रोटोकॉल, कि जिससे हम लोग यदि किसी भी प्रकार का बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें तो उस समय यह ध्यान रखें कि इसके द्वारा यदि किसी भी हम स्पीसीज में किसी प्रकार का कोई संशोधन करते हैं तो उसका कुछ दुष्परिणाम भी हमको देखने को ना मिले, यह बात सुनिश्चित करनी हो। यही यहाँ पर सुनिश्चित करने का कार्यक्रम यह कार्टाजेना प्रोटोकॉल करता है। और यह कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है यह 11 सितंबर 2003 को लागू होता है। कब लागू होता है? 2003 को। प्रोटोकॉल कब का है? 2000 का है। इसलिए इसका जो पहला सम्मेलन होता है किसका? कार्टाजेना का। ध्यान रखिएगा, अब कार्टाजेना एक प्रोटोकॉल हो गया,
तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल की जो पहला सम्मेलन है अर्थात पहली जो समीक्षा है वह कहाँ पर हुई है, तो वह मलेशिया के कुआलालंपुर में हुई है। कब हुई है? 2004 में। तो यह बात हमको स्पष्ट होनी चाहिए कि कभी काल प्रश्न इस प्रकार से पूछते हैं कि हम लोग आंसर गलत कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का पहला सम्मेलन 2004 में हुआ है, जबकि कार्टाजेना प्रोटोकॉल कब का है? 2000 का है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल कब लागू हुआ है? तो 2003 में हुआ। ये जो छोटे छोटे डिफरेंस है ये हमको ध्यान में आना चाहिए। साथ में कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसका परिमार्जन करता है, किसका संरक्षण करता है? तो ध्यान रखिएगा, अनुवांशिक रूपांतरित जीवों से यह संबंध। ये 3 बातें 4 बातें अगर हमको याद हो जाएं तो स्वभावतः अगर यहाँ से प्रश्न आएगा तो गलत नहीं होगा। फिर यहाँ पर इसी क्रम में जब सम्मेलन आगे बढ़ते हैं, एक सम्मेलन होता है 2010 में, और 2010 में जो सम्मेलन होगा वह होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 10। कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो नगोया में। नगोया शहर कहाँ में है? जापान में है, और इस प्रोटोकॉल का नाम ही पड़ गया है नगोया प्रोटोकॉल। लेकिन यह जो नगोया प्रोटोकॉल आया 2010 का, यह इफेक्ट में आया है 2014 में। यहाँ पर अनुवांशिकीय संसाधनों पर यह आधारित था। ध्यान रखिएगा, यह अनुवांशिकीय संसाधनों पर आधारित है, जबकि आप कार्टाजेना की बात करें तो अनुवांशिक रूपांतरित जीवों पर आधारित है। इसमें मॉडिफिकेशन की चर्चा है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात यहाँ पर की जा रही है, और यहाँ पर जो बात की जा रही है अनुवांशिक संसाधनों पर, जो हमारे पास जेनेटिक रिसोर्स हैं उसकी बात यहाँ पर हो रही है। क्योंकि बहुत से स्पीसीज हैं जो अपना कह सकते हैं वो धरती से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन उनका भी हमारे पास एक कह सकते हैं साक्ष्य होना चाहिए, और उनका जो हम संसाधन है किस रूप में स्टोर करते हैं, तो अनुवांशिकीय रूप में स्टोर करते हैं। जेनेटिक रिसोर्स वो हमारे लिए होते हैं, जैसे डायनासोर सपोज दैट इस धरती से समाप्त हो चुका है, लेकिन यदि उसका हमारे पास कोई साक्ष्य है तो उसका हम जीन जो है डीएनए उसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर बात कही जा रही है, यहाँ पर अनुवांशिक संसाधनों पर आधारित आपका है नगोया प्रोटोकॉल। यहाँ पर एक प्रावधान किया गया था, उस प्रावधान का नाम था IG-20। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है IG-20 का संबंध किससे है? तो नगोया प्रोटोकॉल से। जिस प्रकार से एजेंडा 21 था, एजेंडा 21 का संबंध था पृथ्वी सम्मेलन रियो सम्मेलन से, उसी प्रकार IG-20 का संबंध है नगोया प्रोटोकॉल से। और यह IG-20 में कितने टारगेट हैं? तो जैसा आप नाम से ही पढ़ रहे हैं, इसमें 20 लक्ष्य हैं। कितने लक्ष्य हैं? 20 लक्ष्य हैं। और इसकी जो कार्य योजना है यह 10 वर्षीय है, अर्थात इसका जो टेन्योर है यह 2010 से 2020 का है, और इसी टाइम फ्रेम को क्या नाम दिया गया है? जैव विविधता दशक घोषित। तो आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जैव विविधता दशक का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 2010 से 2020 तक का था, और यह IG-20 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह टाइम फ्रेम निर्धारित किया गया था। फिर यहाँ पर यह भी हमको ध्यान में रखना है कि यूनाइटेड नेशन ने 2010 को, ध्यान रखिएगा किसको? 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। ये भी हमको ध्यान में रखना होगा, और साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि जो यूनाइटेड नेशन का CBD का जो कॉन्फ्रेंस है यह एक बार भारत में भी आयोजित किया गया है, और वह आयोजन था कब का? 2012 का। कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद में। उसके पश्चात हर 2 वर्षों पर इसका आयोजन किया गया, और अगर देखा जाए तो 2018 में आयोजन हुआ था मिस्र में, और 2020 में जो आयोजन होना था ये होना था बीजिंग चाइना में। लेकिन यह नहीं हो सका क्योंकि कोविड का उस समय इफेक्ट था। इसलिए यह जो पोस्ट डेटेड फिर जो सम्मेलन हुआ है इसका फर्स्ट जो एडिशन था यह ऑनलाइन रूप में किया गया, और 2021 में इसका आयोजन किया गया है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज CBD का जो 15 नंबर का था यह 2 चरणों में आयोजित हुआ। इसका जो फर्स्ट चरण था या फर्स्ट पार्ट था यह ऑनलाइन रूप में हुआ, और जो सेकंड पार्ट है यह 2022 में आयोजित किया गया। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जो निर्णय लिया गया वह निर्णय क्या है ये हमको ध्यान में रखना। निर्णय यह लिया गया कि जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए
ध्यान रखिएगा, जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता करना है। और इस सम्मेलन में Aichi-20 अर्थात जैव विविधता लक्ष्यों को बदलने हेतु एक नया प्रोटोकॉल लाया गया। इस प्रकार से हम डिस्कस करें कि अगर अतीत में एजेंडा 21 था, लेकिन उसी का रूप बदल करके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, तत्पश्चात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया। उसी प्रकार 2022 में जब CBD का सम्मेलन चल रहा था, कहाँ पर, चाइना के बीजिंग में, उस समय यह बात कही गई कि अब Aichi-20 को हमको एक नए प्रावधान अर्थात इसका नया रूपरेखा तय की जानी, और इसलिए यहाँ पर एक नए प्रावधान को लाया गया और उसका नाम रखा गया ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। यह ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो फ्रेमवर्क है, यह किसका स्थान ले लिया है? यह Aichi-20 का स्थान। इसे कब अपनाया गया? तो 2022-19 दिसंबर को। इसके अंतर्गत कितने टोटल यहाँ पर टारगेट हैं? 23 टारगेट हैं और 4 लक्ष्य हैं, जबकि Aichi में कितने थे? 20 थे। ध्यान रखिएगा, यह Aichi-20 को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। देखिए, ये हाल फिलहाल में चर्चा में है, यहाँ से प्रश्न प्रासंगिक तौर पर पूछा जा सकता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, इसी का एक अल्टरनेट नाम है, अर्थात कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो आपको दोनों नाम याद करना होगा, प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। और इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है टाइम, यह 2050 का है। कब का है? 2050 का है। और कहा क्या गया है कि जैव विविधता की विलुप्ति और उसमें गिरावट को रोकना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यही न है कि जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता करना है, और वही समझौता निकल करके आया है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। और इसी के तहत कहा गया है कि 2050 तक हम लोग क्या करेंगे? जैव विविधता की विलुप्ति और उसमें गिरावट को रोकना है। साथ में यहाँ पर बात कही जा रही है कि संरक्षण द्वारा मनुष्यों के लिए प्रकृति की सेवाओं को बढ़ाना और उन्हें बनाए रखना, अर्थात हमारा प्रकृति के साथ तालमेल होना चाहिए, हमारा प्रकृति की तरफ झुकाव होना चाहिए। साथ में यहाँ पर बात कही गई है आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग में सभी के लिए उचित और समान लाभ सुनिश्चित। ये भी बातें यहाँ पर पुनः रिपीट की गई हैं। जो आनुवांशिक संसाधन की बात आपके नगोया प्रोटोकॉल के दौरान कही गई थी, उसी की बात यहाँ पर पुनः की गई है। साथ में यहाँ पर देखिए फिर रिपीट किया गया, सभी के लिए उचित और समान लाभ सुनिश्चित करना चाहिए। सभी के लिए का तात्पर्य यहाँ पर होता है कि जो उच्च वर्ग होता है, संपन्न वर्ग होता है, उसकी बात यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर उसी की बात होती है जो वंचित होता है, शोषित होता है, दलित होता है, उनकी बात होती है। तो उनको भी यहाँ पर बात कह रहा है कि सभी के लिए उचित और समान लाभ सुनिश्चित कर। साथ में वर्ष 2050 के लिए विजन को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध वित्तीय और कार्यान्वयन के अन्य आवश्यक साधनों के मध्य अंतर को कम करना, ये सब इसके उद्देश्य जो हमको ध्यानपूर्वक समझना। साथ में जैव विविधता के संरक्षण के दृष्टिकोण से वैश्विक स्तर पर क्या कदम उठाए गए, इसके विषय में तो चर्चा हो चुकी, अर्थात 1992 से लेकर के 2022 तक, और उसी क्रम में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की भी चर्चा की गई। लेकिन भारत के स्तर पर क्या इसके लिए कदम उठाया गया, इस पर भी हमारा ध्यान अवश्य जाना चाहिए। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक अधिनियम भारत में पास हुआ है और उसका नाम ही है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, और इसी के तहत भारत में इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है। कहाँ पर? चेन्नई में। और कब बनाया जाता है? तो 2003 में। अर्थात जैव विविधता संरक्षण अधिनियम को जो इफेक्ट में आया है, यह 2003 से प्रभाव में आया। साथ में सेंटर स्तर पर यह जो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम का प्रावधान है, यह 3 स्तरों पर कार्य करेगा। एक सेंटर का स्तर होगा, एक स्टेट का स्तर होगा और एक जिला का स्तर होगा। सेंटर में जो होगा, इसको कौन लीड करेगा? तो प्रधानमंत्री जी लीड करेंगे, और यहाँ पर जो बनेगा, जो नाम होगा, उसका नाम रखा गया है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। स्टेट लेवल पर जो काम करेगा उसका नाम होगा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, और इसके अध्यक्ष होंगे
यहाँ के मुख्यमंत्री जी। साथ में जिला स्तर पर जो कार्य करने वाला होगा उसका नाम होगा डिस्ट्रिक्ट बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम। साथ में भारत सरकार ने एक और कार्य किया है जैव विविधता के संरक्षण के लिए, और वो है कि नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर के जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र अर्थात सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसीज एंड लॉ, और इसी का नाम है CEBPOL की स्थापना चेन्नई तमिलनाडु में की, जिसका उद्देश्य क्या है? जैव विविधता नीतियों में व्यावसायिक दक्षता, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज तथा क्षमता निर्माण का विकास कर। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में भारत सरकार ने किस सरकार के साथ मिलकर के जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो चेन्नई में, अर्थात जहां पर जैव विविधता संरक्षण अधिनियम का हेडक्वार्टर बनाया गया है वहीं इसका भी हेडक्वार्टर है, और इसका उद्देश्य व्यावसायिक दक्षता, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज तथा क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग का विकास करना। यहाँ पर एक और तथ्य जो हमको ध्यान में रखना है, और यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसकी एक रिपोर्ट आई है, इसलिए इसके विषय में हमको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। वैसे चर्चा में था सिर्फ अपने रिपोर्ट के लिए, लेकिन अब रिपोर्ट के लिए चर्चा में है तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी भी प्राप्त कर लें। और इसका नाम है IPBES, अर्थात द इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसीज प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है, और इसकी स्थापना जो की गई थी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, तब की गई है 2012 में। और चूंकि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है यूनाइटेड नेशन का एक सब बॉडी है, तो इसलिए यह यूनाइटेड नेशन के अंडर में कार्य करता है, और इसका भारत जो है एक फाउंडिंग मेंबर है। ये भी ध्यान में रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि IPBES का भारत क्या फाउंडिंग मेंबर है या नहीं, जैसे भी प्रश्न है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में इसके सदस्य राष्ट्र कितने हैं? 130 हैं। इसका जो फंक्शन है अर्थात IPBES का, ये है टू एक्सेस, मतलब एसेस करना, मतलब आकलन करना है स्टेट ऑफ प्लांट्स, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। और इसी संस्था ने हाल में एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, और यह रिपोर्ट इसकी पहली रिपोर्ट है। कोई संस्था जो अभी तक सिर्फ पहली रिपोर्ट अपना लॉन्च करे, वो भी अपनी स्थापना के पश्चात, तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है। और इसकी रिपोर्ट आई थी 2019 में। इस रिपोर्ट में क्या बात कही गई है ये ध्यान में रखना है, और अभी तक इससे संबंधित कोई ऐसा प्रश्न पूछा नहीं गया है, इसलिए यहाँ से प्रश्न के पूछे जाने की प्रासंगिकता बनी हुई है। यहाँ पर ये चर्चा में है एज मेनी एज 1 मिलियन डिफरेंट स्पीसीज आउट ऑफ 8 मिलियन, ध्यान रखिएगा 8 मिलियन अर्थात 80 लाख प्लांट और एनिमल के स्पीसीज में से 1 मिलियन अर्थात 10 लाख, तो 80 लाख हमारे पास एनिमल और प्लांट हैं। इसमें से 10 लाख जो कितने 10 लाख जो प्लांट और एनिमल हैं, यह वर्तमान में क्या कर रहे हैं? फेसिंग द थ्रेट, अर्थात इनके ऊपर संकट है का माहौल है, इसका एक्सटिंक्शन की ये विलुप्त तो न हो जाए, क्या हो जाए? विलुप्त ना हो जाए, ये संकट है। और यह जो संकट है यह प्रीवियस टाइम की तुलना में, ध्यान रखिएगा, यह मोर देन एट एनी प्रीवियस टाइम, अतीत में ऐसा संकट इन्होंने कभी फेस नहीं किया था जो संकट वर्तमान में इनके ऊपर देखने को मिल रहा है। ये कौन कौन से हैं, आइए थोड़ा इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर जो 1 मिलियन की बात हो रही है, इसमें 40% एम्फीबियन स्पीसीज हैं, अर्थात उभयचर प्राणी हैं, और 30% जो स्पीसीज हैं यह मरीन मैमल्स, अर्थात जो समुद्री हमारे जंतु हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। और ये दोनों संकट में वर्तमान में हैं, इनके ऊपर संकट है, ये काफ़ी चिंता का विषय है। और इसके कारण क्या हैं ये भी हमको ध्यान में रखना है। और ये सब रिपोर्ट किसने बताया है, ये सब आंकड़ा किसने दिया है? तो IPBES ने दिया है। इसका कारण जो है ये है चेंज इन लैंड एंड सी यूज पैटर्न,
वर्तमान में जो हमारे यूज का पैटर्न है ये बदल रहा है। हम लोग जो भूमि है इसका भी प्रयोग इतने विभिन्न प्रकार से कर रहे हैं कि जिसके साइड इफेक्ट भी हमको देखने को मिल रहे हैं। साथ में हमारे सागर का भी जो यूज का पैटर्न है वो भी लगातार बदलता जा रहा है। सोचिए हम लोग कितना, जितने भी प्रकार के केमिकल अपशिष्ट होते हैं सब हम लोग सागर में ही डंप करते हैं। न्यूक्लियर अपशिष्ट भी डंप करते हैं। जितने सैटेलाइट होते हैं सब वहीं पर आके फिर से क्या होते हैं, डंप हो जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो अपशिष्ट हैं ये सब सागर में ही जाकर के डंप होते हैं। यहाँ तक कि हम लोग लैंड में, जमीन में क्या करते हैं, गहरे गहरे गड्ढे खोद करके उसमें बहुत सारे अपशिष्ट को भरने का प्रयास करना। और इससे देखा जाए तो हमारा जो लैंड और सी यूज है ये लगातार बदल रहा है। इसका प्रभाव तो देखने को मिल ही रहा है कि जो हमारे एम्फीबियन स्पीसीज हैं और मरीन मैमल्स हैं ये दोनों थ्रेटन फेस कर रहे हैं। साथ में डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर जो मत्स्यन है, ध्यान रखिएगा, मत्स्यन कोई गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन यह ध्यान तो हमको रखना होगा कि किस दर से हमारा उपभोग हो रहा है और किस दर से इसका पुनर्उत्पादन हो रहा है। यहाँ पर जो कॉमर्शियल मत्स्यन हो रहा है यह इतने व्यापक स्तर पर होता है कि इनका कह सकते हैं जो उत्पादन है यह इनके उपभोग की दर से बहुत कम हो गया है, तो चिंता का विषय है। साथ में जलवायु परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिससे यह उभयचर प्राणी और जो मरीन मैमल्स हैं दोनों संकट फेस कर रहे हैं। अर्थात टेम्परेचर बढ़ रहा है और जब सी का टेम्परेचर बढ़ता है तो इससे जो समुद्री प्राणी हैं यह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। साथ में विदेशज जो प्रजातियां हैं ये आक्रामक होती हैं और इनके कारण भी इस प्रकार के स्पीसीज प्रभावित होते हैं। और इसी विदेशज प्रजाति में एक प्रजाति जिसका नाम है स्टारफिश, यह भी काफ़ी ज़्यादा संकट उत्पन्न कर दी है। किसके लिए? जो ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति है। तो इसकी भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे जब प्रवाल भित्ति की चर्चा की जाएगी। लेकिन इस प्रकार से जो विदेशज प्रजातियां होती हैं यह जहां पर आती हैं वहां पर काफ़ी आक्रामक हो जाती हैं, क्योंकि नए स्थान पर कोई भी व्यक्ति जाता है तो आक्रामक स्वभावता हो ही जाता है, क्योंकि अपना अस्तित्व बचाना होता है। इसलिए विदेशज प्रजातियां भी आक्रामक रूप में क्या करती हैं, वहां की मूल जो स्पीसीज है उसको संकट उत्पन्न करने के लिए या उसके लिए संकट उत्पन्न कर दे रही हैं। साथ में कुछ पर्यावरणीय संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान भी हैं, इसके विषय में भी हमको जानकारी होनी चाहिए और इसकी चर्चा संविधान में हमारे मेंशन है। और यहाँ पर हमने बस इसके बारे में एक छोटा सा यहाँ पर पॉइंट आपके सामने रखा है कि जिससे यदि मान लेते हैं, देखो वैसे तो हम लोगों का ज्योग्राफी सब्जेक्ट है लेकिन फिर भी खुदा न खास्ता अगर मान लो कभी भूल चूक से प्रश्न बना ही ले तो कम से कम हमको कुछ स्पष्टता होनी चाहिए। तो यहाँ पर भारतीय संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन था, यहाँ पर पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य सरकारों को भी जिम्मेदार बनाया गया। साथ में राज्य का जो नीति निदेशक तत्व है आर्टिकल नंबर 48, इसके अनुसार भी पर्यावरण की रक्षा एवं उसमें सुधार करना तथा देश के वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व एवं मौलिक कर्तव्य है। ये हमको ध्यान में रखना। अर्थात इसकी चर्चा 42वें संविधान संशोधन के दौरान की गई। आर्टिकल नंबर 48 में इसकी चर्चा है। साथ में जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं इसके तहत आर्टिकल नंबर 51A का जो जी सब आर्टिकल है इसके अनुसार भी ये बात कही गई है कि वनों, झीलों, नदियों एवं वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना तथा उसमें सुधार करना एवं जीवित जीवों के प्रति दया भाव रखना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। इसका तात्पर्य है पर्यावरण की सुरक्षा। यह हमारे संविधान में व्यवस्थित तरीके से व्याख्यायित है, ये हमको ध्यान में रखना होगा। इतना ही नहीं, जो भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं और इस अनुसूची में ध्यान रखिएगा जो 7वीं अनुसूची है, इस 7वीं अनुसूची में भी इसका जिक्र किया गया है। और इस 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की अनुसूचियां होती हैं, एक केंद्र सूची होती है, एक राज्य सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है। तो यहाँ पर जो राज्य सूची का विषय होता है, इस राज्य सूची के विषय में भी कृषि कीटों से बचाव इसकी चर्चा है, पौधों के रोगों की रोकथाम की चर्चा है, भूमि चकबंदी आदि की व्यवस्था है। साथ में समवर्ती सूची में आप देखेंगे वन,
वन्य जीव एवं पक्षियों की रक्षा की भी चर्चा की गई। इसका तात्पर्य है, इसका एक संवैधानिक प्रावधान भी किया गया है और इसके तहत हमको पर्यावरण की सुरक्षा करना स्वाभाविक तौर पर हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। तो ये सारी चर्चाएं यहाँ पर हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस किया है। तो इस जो आगे हमको अब चर्चा करनी है, इसी प्रावधान के तहत हम करेंगे कि जो हमारे पर्यावरणीय संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान हैं, इसी के तहत एक प्रावधान है 1972 का, इसको हम लोग देखेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अर्थात वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो हम लोग मिलेंगे अब कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।